तो हेलो नमस्कार साथियों, जैसे कि हम लोग का जो 1 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो उसका आज हम लोग पॉलिटी का क्लास देखेंगे। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पिछले 2 क्लास करा रखा है, तो बाकी और भी उसमें क्लास आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पॉलिटी का भी कुछ पोर्शन देख लेते हैं, ताकि हम लोग को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स साथ साथ चलता रहे। तो इसी तरह मैं लाते रहूँगा कि 2 क्लास करके मैं दे दूँगा कि 2 क्लास मॉडर्न, 2 क्लास मतलब 2 क्लास हिस्ट्री में, 2 क्लास पॉलिटी में, 2 क्लास ज्योग्राफी में और 2 क्लास इकोनॉमिक्स में। इस तरह मैं करते आऊँगा। तो चलिए आज पॉलिटी हम लोग करते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो सबको पता है कि एडवोकेट होता है, एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, और ये राज्य में होता है एडवोकेट। और आपको पता है कि राज्य के लिए एडवोकेट होता है और सेंट्रल के लिए आपको महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल होता है। तो ये हो गया। तो इसके में हम देख लेते हैं 5 क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 165। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो देखिए, मैंने बोला था कि केंद्र में होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। फिर बोला महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राज्यपाल करता है। क्या महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। हाँ, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है। तो है PMLA। ठीक है, अब PMLA के बारे में पढ़ लेते हैं कि PMLA का पूर्ण रूप क्या आता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब बनाया गया था। 2002 में। भारत में विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए कौन सा कानून होता है। तो FEMA, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फिर बोलता है बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1988 में, और संशोधित कब हुआ था। 2016 में। फिर बोला PMLA के तहत वित्तीय अपराधों की जांच कौन सी एजेंसी करती है। तो प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ED जो केजरीवाल में लगा था, अरविंद केजरीवाल में ED ही लगा था, ED का छापा। फिर बोला काला धन के अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो 2015 में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो राज्य के राज्यपाल के लिए। ठीक है, आगे हम देखें क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 165। बोला राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य की विधानसभा के। बोला मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 165 में है। 65 नहीं, 167 है। ठीक है, 165 में तो आपका वो एडवोकेट का, जो एडवोकेट जनरल था, उसका क्या था, ये अभी देखे थे त्यागपत्र वाला जैसे कुछ था। 165 में महाधिवक्ता का अनुच्छेद में संविधान के प्रावधान था। ठीक है, एडवोकेट वाला 165 में। ठीक है, कोई ना। योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो मुख्यमंत्री है। फिर बोला अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 48 के ए में हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 48A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1972 में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1986 में। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 के ए में है, और अगर बोले सब टाइटल तो जी है। ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो 1973 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यह है कि 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था। 18 वर्ष कर दिया गया था। बोला है कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष प्रभावी होता है। तो 1989 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे राजीव गांधी। बेस मताधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है।
तो अनुच्छेद 326 में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 फरवरी को। फिर बोला भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, अभी जस्ट पीछे बताया ये। फिर बोला वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो 3, एक मुख्य और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो BS रमा देवी। EVM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जो कि सबसे ख़राब इसका है। ये हैक भी किया जा सकता है, पता है आप लोग को? बहुत ही बेकार है हम लोग के। ये सब अमेरिका में बैन है, लेकिन इंडिया में ही सब चालू है, क्योंकि धांधली कैसे होगा। और आपको पता है कि वोट चोरी का आपको जस्ट राहुल गांधी ने बताया था। बोला कि 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो संघ सूची में, ठीक है। उससे अगर क्वेश्चन रिलेटेड देखें तो वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 100 है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसमें कितने विषय हैं? तो 52 है। फिर बोला शिक्षा वर्तमान में किस सूची का संबंध है? तो समवर्ती का है। राज्य सूची के विषयों में कानून कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल। बोला अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। कितने में? अनुच्छेद कौन से? 248 में, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो आगे क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो है 5वीं अनुसूची, ठीक है। फिर इसमें बोले कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए कौन सी अनुसूची है? तो यह है 6ठी अनुसूची। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद TAC का गठन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ है। दल बदल कानून की अनुसूची कौन है? तो 10वीं है। नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख कौन है? तो 12वीं अनुसूची है। आगे हम लोग देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005, ये बहुत पूछता है। फिर अगर इसमें बात करें तो RTI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। सूचना प्राप्त करने के लिए किस अधिकारी के पास आवेदन किया जाता है? तो लोक सूचना अधिकारी यानी PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सूचना प्राप्त करने की सामान्य सीमा क्या है? समय सीमा 33 दिन है। यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो वो कितने समय में देनी होगी? तो 48 घंटे के भीतर। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के प्रमुख नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, एक समिति की सिफारिश पर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो आगे है कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक और सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? तो है पॉक्सो एक्ट पर फैसला। पॉक्सो आपको पता है कि लड़कियों के लिए होता है, जो छोटे बच्चों के। पॉक्सो का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। पॉक्सो का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2012 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 62 वर्ष में। फिर बोला किशोर न्याय अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों में किसी आयु वर्ग को वयस्कों की तरह सजा दी जा सकती है? कौन? तो 16 से 18 वर्ष। फिर अगला हम देखें कॉन्सेप्ट, तो बोला है कि जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिकाओं पर नियंत्रण निम्नलिखित किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के पास है। फिर बोला है कि जिला न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय की सलाह पर। फिर बोला जिला न्यायालयों की सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश होता है। फिर बोला लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा किस अधिनियम द्वारा दिए गए हैं? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के। फिर बोला है कि भारत में मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसने दी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के संस्थान ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव रहा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का लगभग कितना भाग 1935 के अधिनियम से प्रेरित है? तो 70% है।
ठीक है, देख रहे हैं 70% केवल इसी से। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी व्यवस्था समाप्त की गई थी? तो द्वैत शासन, ये मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था इस पिछले क्लास में हिस्ट्री में। प्रांतीय स्वायत्तता की किस अधिनियम की मुख्य विशेषता है? तो 1935 का है। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। ये भी मैंने कराया मॉडर्न हिस्ट्री में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई थी? तो 1935 का अधिनियम। ठीक है, जबकि यहाँ पे दिया है आरबीआई से रिलेटेड, जबकि वहाँ पे दिया था म्यांमार से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है कि भारतीय प्रथा के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही आरोही क्रम क्या है? तो वह है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। आगे देखें तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो आंसर है 15% से अधिक नहीं हो सकती। कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। और कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां संशोधन। और कब हुआ था? 1978 में। मंत्री परिषद समूह के रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। बोला व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के। फिर कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य रहे अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। आगे हम देखें कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो है कुल सदस्य का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। ओके, आगे चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो नहीं बुलाई जा सकती है। बोला है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती? तो केशवानंद भारतीय मामला 1973। फिर बोला अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 106 से अधिक। जैसा कि 106 वाला कौन है? महिला आरक्षण वाला है। आगे हम लोग देखें तो क्वेश्चन है कि लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, फिर बोला कि मध्य प्रदेश ने यह कानून किस वर्ष लागू किया था? तो 2010 में। लोक सेवाओं के अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सेवाओं को क्रमबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2019 में। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल संस्था का विचार किस देश से लिया गया है? तो वह है ओम्बुड्समैन, जहाँ कहाँ है? स्वीडन में। किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था का गठन किया था? तो महाराष्ट्र ने 1971 में। अगर हम आगे क्वेश्चन देखें, आगे कॉन्सेप्ट का देखते हैं हम। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43(a) के तहत प्रदान किया गया है? तो औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 43(a) को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के में। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस में है? तो 1944। अनुच्छेद 44। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 50। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 का अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों में निपटाने का अधिकार है नहीं है? तो है तलाक और गैर समझौताओं योग्य आपराधिक मामले में। फिर बोला कि लोक अदालतों को किस प्रकार का अधिनियम न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है? तो सिविल न्यायालय के। फिर बोला लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, यह सत्य है या असत्य है? तो यह सत्य है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। ठीक, बोला लोक अदालतों में मामलों के निपटारे के लिए कोई अदालती शुल्क लगता है? तो नहीं लगता है। लोक अदालतों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकारी द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन प्रावधान किसके अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के एस में है।
फिर इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा का किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो 74वां संशोधन 1992 में। नगर पालिकाओं के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 12वीं अनुसूची। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। नगर पालिकाओं के गठन और संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 243 के Q और 243 के R में। नगर पालिकाओं का कार्यालय सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अगर इसी में हम क्वेश्चन देखें, इसका कॉन्सेप्ट अगला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है, तो गिरफ्तारी से स्वतंत्रता ये नहीं है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, संरचना, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। ये अनुच्छेद 19 का चीज़ है। ठीक है, अगर इसमें हम क्वेश्चन देख सकते हैं तो बोल रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद के कौन में है, अनुच्छेद आपका 20 में है। फिर बोले कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस में है, तो अनुच्छेद 21 में है। फिर बोला प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 19 के 1 के A में है। फिर बोला आपातकाल के दौरान कौन दो अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जाते, तो 20 और 21। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो 21 के A में। तो ये सब याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें अनुच्छेद 19 वाला कॉन्सेप्ट में। हम 20 का देखते हैं। 20 का बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, तो है पाकिस्तान से आए सिख। ठीक, इसमें अगर आगे हम क्वेश्चन देखें कि CAA 2019 के किन 3 देशों के अल्पसंख्यकों पर लागू हुआ है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। फिर बोला कि इस अधिनियम के तहत कितने धार्मिक समुदायों को नागरिकता का लाभ मिलेगा, तो 6। कौन कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। बोला कि नागरिकताओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 6 में। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है, तो अनुच्छेद 11 में। भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति का माना जाता है, तो है प्राक्कलन समिति। यह है कौन, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी बोला जाता है। अगर इसमें क्वेश्चन देखें तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य सभी लोकसभा से होते हैं। फिर बोला लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य, तो 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। किस समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा बन कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को। फिर बोला जाए कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अगर यही बात बोला जाए कि सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने सदस्य होते हैं, तो ये मैंने बोला था कि 22 है, और लोक लेखा समिति में भी 22 है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद यानी TSC की स्थापना की जाती है, तो यह है यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति हो। ठीक है, फिर बोला जाए कि जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो है 5वीं अनुसूची में। ठीक, TSC में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो हो सकते हैं 20। फिर बोला जाए कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद कितने में, तो 160 और 5वीं और 6ठी अनुसूची में। फिर बोला जाए कि 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद ADC किन राज्यों में कार्यरत है, तो कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, AMTM, MTM, ATM। ठीक है, कर सकते हैं मेरा ATM, मेरा ATM से कर सकते हैं, मे से मेघालय, और मेरा से हो गया मेघालय, और A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो मेरा ATM से चारों का नाम रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCCT का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 338A में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बोला है
कि भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी बोलते हैं। अगर हम बोले अगला तो यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक। फिर बोला यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। फिर बोला अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में है। फिर बोला भारत में सिविल सेवा का जनक किसे जानते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे हम करते हैं जिसे राज्य लोक सेवा आयोग मतलब जैसे कि बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ये सबको बोल रहे हैं। जेपीएससी है, ये सब बोला है कि राज्य के, और केंद्र का तो यूपीएससी आपको पता है। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत किसी केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके माध्यम से चलाते हैं? तो प्रशासक या उपराज्यपाल के। फिर बोले कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 239 के AA में। वर्ष 2020 में किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का विलय हुआ था? तो दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव। फिर बोला पुडुचेरी और दिल्ली के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान हुआ? तो जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 246 के 4 में। बोला भारत में, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश। फिर बोला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल की किसकी सलाह पर करते हैं? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह पर। जिला स्तर पर आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश क्या कहते हैं? तो सत्र न्यायाधीश। क्या जिला न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का अधिकार है? हाँ, लेकिन उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होनी चाहिए। ग्राम न्यायालय का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2008 में हुआ था। फिर बोला भारत में मोबाइल कोर्ट की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? तो हरियाणा में। और कौन इसको कौन बोला था? तो APJ अब्दुल कलाम ने बोला था। आगे हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 38। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य का क्या कर्तव्य है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर लोक कल्याण की वृद्धि करना। फिर बोला एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? कि मतलब किस भाग में? तो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व आता है जो भाग 4 में। आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 के 2 में है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो नहीं, अनुच्छेद 37 बोलता है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 243F के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। ठीक है, फिर बोला त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। फिर बोला पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वां संशोधन 1992 में। फिर बोला लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। फिर राज्य का निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 243 के। फिर बोला पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्वों का उल्लेख तो 11वीं अनुसूची में। अगर हम आगे का क्वेश्चन देखें तो बोला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है? तो है भाग 10 का, मतलब 10 और 2 12वां है। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। फिर वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280 के। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279A में है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कब कानून बना सकता है? जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करे, अनुच्छेद 249। ठीक है, 249 के तहत बना सकते हैं।
तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो नीति आयोग, जिसको अंतर्राज्यीय परिषद भी बोला जाता है। ये आगे क्वेश्चन आया, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया गया था? तो भाग 9 का बी में किया गया था। ठीक है, अगर हम इसके क्वेश्चन देखें तो सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो अनुच्छेद 19 के 1 के सी में। फिर बोला है नीति निर्देशक तथ्यों में सहकारी समितियों के प्रचार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 के बी में है। बोला भाग 9 के बी को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया? तो 2011 में। सहकारी समितियों को चुनावी आवंटन का विषय क्या राज्य सूची में आता है? तो हाँ आता है। फिर बोला कि भारत के प्रथम सहकारी मंत्री मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? तो अमित शाह है। अरे ऐसे आदमी है ना, क्या करें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन में। फिर बोला 42वें संविधान संशोधन 1976 को और किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको जाना जाता है। प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो केवल एक बार हुआ है, जो कि वो हुआ था 42वां संशोधन। फिर बोला कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन द्वारा। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो अमेरिका के, और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अगला हम क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि लगभग टोटल 300 क्वेश्चन है आपके पॉलिटी से। 300 क्वेश्चन पूछे थे एनटीपीसी ने, तो उसमें से हम 50 आज कराएंगे। बोला स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की जाती है? तो किया जाता है SC, ST, OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें सहित सभी सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, जिसमें से एक सीट एक महिला, एक SC, ST, OBC उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित की जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान है? तो वह है 33% या 1/3। ठीक, बोला जाए बिहार राज्य जैसे पंचायतियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो उसमें 50% है। हाल ही में पारित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण। फिर बोला पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 243 के डी में। क्या राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो आंसर है नहीं। मतलब राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण सीट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन से नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थितियों में देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति को भारत में सामान्यतः कितने वर्ष तक निवास करना होता है? तो है आपका 12 वर्ष तक करना होता है। ठीक, फिर बोला जाए कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो 5। कौन कौन? जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समविष्टि। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नागरिकता से। देशीकरण के लिए आवेदन से ठीक पहले व्यक्ति को लगातार कितने महीने भारत में रहना अनिवार्य है? तो 12 महीने तक रहना है। फिर बोला कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए निवास की अवधि 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 वर्ष। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3, त्याग से, समाप्ति से या वंचना से। फिर बोला विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद के 9 में है। ठीक, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि संविधान में मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है? तो वे कानूनी रूप से परिवर्तनीय होते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें भारतीय संविधान के किस भाग को परिवर्तनीय माना जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? तो नहीं, ये गैर परिवर्तनीय है। संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? तो कोई भी कानून या सरकारी आदेश संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हो सकता। फिर बोला संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति है? तो है अनुच्छेद 32।
उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226। जैसे हाई कोर्ट में 226 है और सुप्रीम कोर्ट का 32 है। फिर अगर क्वेश्चन पूछे तो निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? तो होता है 42वां संशोधन। फिर इसमें पूछ दें कि किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? तो वो था आपका 44वां संशोधन 1978। अगर पूछ दे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। फिर बोले कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74 में है। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? हाँ, 42वां और 44वां संशोधन के बाद। राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियों का एक उदाहरण दें? तो स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगर बराबर बराबर हो गया तो जैसे कि उसमें स्पष्ट नहीं कि कौन जीता, तो राष्ट्रपति अपने तरफ से कर सकता है उसको नियुक्त। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बोला रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 का आर करता है। फिर इसी में क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नगरपालिकाओं का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला था? तो 74वां संशोधन 1992 में। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 243 के क्यों में है। फिर नगरपालिकाओं के लिए राज्य वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नगरपालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की। वार्ड समितियों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 243 के एस के तहत। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है कि अप्रवास और विषयक विधेयक निम्नलिखित में किस अधिनियम को निरस्त करता है? तो पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत। फिर बोला है कि भारत में पासपोर्ट जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो विदेश मंत्रालय। विदेशी अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1946 का। फिर बोला है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो मतदान का अधिकार नहीं है। फिर बोला है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम इसी में क्वेश्चन देखें तो पंचायती राज्य में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? तो जिला परिषद है। ठीक, बोला जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के 3 स्तर कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। फिर बोला मध्यवर्ती स्तर पर कौन सा निकाय कार्य करता है? तो है पंचायती समिति। फिर बोला ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है। फिर बोला कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो IAS अधिकारी DM। फिर बोला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किससे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अब हम आगे आते हैं, 50 करना है तो मात्र थोड़ा सा 12 बचे हैं और। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि समाज में नियमों को कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? तो यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोगों के नियमों का पालन करेंगे हम। ठीक है, अगर इसी में बोला है कानून का शासन की अवधारणा किसने दी थी? तो AB डाइसी ने दी थी। बोला कि भारत संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जापान से। न्यायिक सक्रियतावाद का मुख्य साधन क्या है? तो जनहित याचिका, जिसको बोलते हैं PIL। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देना राज्य का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के में है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो भारतीय न्याय संहिता BNS रख दिया है। ठीक है, मतलब इसमें चेंज करने की क्या बात है? भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता? भाई न्याय संहिता में तो सबसे दिक्कत हो रहा है आजकल। मतलब जितने भी चोर उचक्के हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं, सबको छोड़ के बस जानते हैं दंड यहाँ पे हटा दिया गया है। मतलब गलती करे तो दंड नहीं बल्कि उसको न्याय मिलना चाहिए, ये कर दिया है। समझ रहे हैं ना कितना चोट्टापन किया है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था? तो है व्यक्तियों और समूहों के बीच का आय और स्थिति में असमताओं में कमी। ठीक, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं
कि 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। तो बोले संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 301 के तहत आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। फिर बोला कि 44वें संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो 66वां संशोधन 2002 में। ये आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन